हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज में आज सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आया एक ऑफर, ऑफर के साथ आया एक्सेप्टेंस और बन गया प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस। सेट ऑफ प्रोमिसेस मीन्स दोनों तरफ से, ए ने भी किया, बी ने भी किया। प्रॉमिस में आया कंसिडरेशन, ये बन गया अग्रीमेंट। एग्रीमेंट में एक और एलिमेंट जुड़ गया इन्फोर्सेबिलिटी, तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमने देख ली, अब देखते हैं अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 10 कहता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स if they are made by the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। सेक्शन 10 कहता है कि सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर वो कॉम्पिटेंट पार्टीज की फ्री कंसेंट से, वैलिड कंसिडरेशन के लिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट से किए गए हों और उन्हें एक्सप्रेसली वॉइड नहीं डिक्लेयर किया गया हो। इस डेफिनेशन से हमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में पता चलता है और वो है, फर्स्ट इज एग्रीमेंट, सेकेंड इज फ्री कंसेंट, थर्ड इज कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, फोर्थ इज लॉफुल कंसिडरेशन, फिफ्थ इज लीगल ऑब्जेक्ट, सिक्स्थ इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ और एसेंशियल्स हैं जो सेक्शन 10 में नहीं दिए गए हैं, लेकिन उन्हें भी एसेंशियल कंसिडर किया जाता है, एसेंशियल माना जाता है, और वो है, फर्स्ट इज टू पार्टीज, सेकेंड इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, थर्ड इज फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, फोर्थ इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, फिफ्थ इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब हम इन एसेंशियल एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज एग्रीमेंट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पहला एसेंशियल एलिमेंट है अग्रीमेंट। सेक्शन 2 क्लॉज ई के अकॉर्डिंग एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। सेक्शन 2 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ऑफर और एक्सेप्टेंस का आउटकम है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के बारे में हम पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट। सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट इज फ्री कंसेंट। जब दोनों पार्टीज एक ही बात पर एक ही सेंस में अग्री होते हैं तो कहा जाता है पार्टीज की कंसेंट है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पार्टीज की कंसेंट फ्री और जेन्युइन होनी चाहिए। कंसेंट तब फ्री कही जाती है जब वह कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से ना ली गई हो। अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल या वॉइड हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स। एक एग्जांपल लेते हैं। ए बी को धमकी देता है कि अगर उसने 20,000 रुपीज उधार नहीं दिए तो ए उसे शूट कर देगा, गोली मार देगा, और बी ने अग्री कर लिया। यहां ये एग्रीमेंट दबाव में किया गया है, प्रेशर में किया गया है, और इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक को एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट इज कॉम्पिटेंसी और कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। Capacity to contract means the legal ability of a person to enter into a valid contract. Capacity to contract का मतलब होता है किसी व्यक्ति की वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने की लीगल एबिलिटी। सेक्शन 10 हमें एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बताता है और सेक्शन 11 हमें यह बताता है कि कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। 3 कंडीशंस दी गई हैं जिन्हें फुलफिल करना जरूरी है। पहली है, हर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अगर वो 18 ईयर्स का है। Persons below 18 years of age are considered minor, therefore incompetent to contract.
अगर गार्डियन अपॉइंट किया है तो मेजॉरिटी की एज 21 ईयर्स होती है। दूसरा है वो साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब है पर्सन इंसेन ना हो, इडियट ना हो, पागल ना हो। बेसिकली द पर्सन शुड बी इन हिज सेंसेस so that he understands the implication of the contract at the time of entering into contract. सेक्शन 12 में साउंड माइंड को एक्सप्लेन किया है। तीसरा है द पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। कुछ लोग डिस्क्वालिफाइड हैं जैसे कि एलियन, एनिमी, कॉन्विक्ट, इंसॉल्वेंट, डिजर्टर, फॉरेन सोवरेन। फोर्थ एलिमेंट इज लॉफुल कंसिडरेशन। द एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न कोई एक्ट या एब्सटेनेंस हो सकता है, लेकिन ये रियल और लॉफुल होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए अग्रीज टू सेल हिज बुक्स टू बी फॉर 100 रुपीज। ए को बुक्स के बदले कैश मिल रहा है और बी को कैश के बदले बुक्स मिल रही हैं। ए के लिए कैश कंसिडरेशन है और बी के लिए बुक्स कंसिडरेशन है। A and B both are getting something in return. Fifth element is legal object. The consideration and object of the agreement must be lawful. Agreement का consideration और object lawful होना चाहिए। Section 23 कहता है कि consideration और objective is lawful unless it is prohibited by law or it is such as would defeat the provisions of the law if it is fraudulent or involves injury to the person or property of another or court regards it as immoral or opposed to public policy. हर वो एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है वो वॉइड है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स, वाई और जेड फ्रॉड से कमाए हुए गेन्स को आपस में बांटने के लिए एक एग्रीमेंट करते हैं। ये एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। पी ने क्यू के अगेंस्ट रॉबरी के केस को वापस लेने का वादा किया और क्यू ने लूटी गई चीजों के बदले पैसे देने का वादा किया। ये एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। ए 100 kg कोकीन के बदले अपना घर बी को बेचने के लिए एग्रीमेंट कर रहा है। ऐसा एग्रीमेंट इलीगल है क्योंकि कंसिडरेशन अनलॉफुल है। कोकीन ड्रग्स की कैटेगरी में आता है। एक्स वाई को गवर्नमेंट जॉब दिलाने का वादा करता है और वाई एक्स को 2 लाख रुपीस देने का वादा करता है। ये एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि इसका कंसिडरेशन अनलॉफुल है। इन एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि ये सब एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। Sixth essential element is not expressly declared to be void. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजंस के अंडर कुछ एग्रीमेंट्स को एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है। किया गया एग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे लॉ ने इलीगल या वॉइड डिक्लेयर किया हुआ हो। इलीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जिसे लॉ ने प्रोहिबिट किया है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। मर्डर करने की धमकी देना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर मर्डर और डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स देना, पब्लिश करना या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट एग्रीमेंट करना, ये सब इलीगल है। ड्रग ट्रैफिकिंग, प्राइस फिक्सिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, such agreements can lead to serious legal consequences including fines and imprisonment or both. Courts will not enforce illegal agreements. Parties involved can face criminal charges and penalties. जिन एग्रीमेंट्स को एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किया गया है वो एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल नहीं होते। वॉइड एग्रीमेंट्स वो होता है जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग्स पर रोकने वाले एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। वैसे तो दोनों तरह के एग्रीमेंट्स, इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट्स, अनएनफोर्सेबल होते हैं। इलीगल एग्रीमेंट्स में ऐसा एक्शन या इंटेंशन शामिल होता है जो लॉ के अगेंस्ट होता है, जबकि वॉइड एग्रीमेंट्स अदर रीजंस की वजह से अनएनफोर्सेबल होता है, जैसे कि लैक ऑफ कैपेसिटी और मिस्टेक। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज टू पार्टीज।
कोई इंसान खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम दो पार्टीज होती है, एक पार्टी जो ऑफर देती है, दूसरी पार्टी जो ऑफर को एक्सेप्ट करती है। जो पार्टी ऑफर देती है उसे कहते हैं ऑफरर या प्रपोजर, जो पार्टी ऑफर को एक्सेप्ट करती है उसे कहते हैं ऑफरी या प्रपोजी। कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल पर्सन्स, आपके और मेरे जैसे, और आर्टिफिशियल पर्सन और यू कैन से लीगल एग्जिस्टेंस वाले अदर पर्सन्स, जैसे कि कंपनीज, एलएलपीज, यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि पार्टीज की आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के लिए दो पार्टीज होनी चाहिए, सेलर और बायर। सेलर और बायर दो अलग अलग इंसान होने चाहिए, क्योंकि कोई एक व्यक्ति अपना सामान खुद नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की होनी चाहिए। सोशल या डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट्स में लीगल रिलेशंस की इंटेंशन नहीं होती, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। हालांकि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के मामले में यूजुअल प्रिजम्पशन ये है कि पार्टीज लीगल रिलेशनशिप बनाने का इरादा रखते हैं। एक लीडिंग केस है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। क्योंकि ये केस हस्बैंड और वाइफ के बीच में है, इसलिए इस केस का नाम है बेल्फर वर्सेस बेल्फर, दोनों का सरनेम। हस्बैंड सिलोन में काम करता था। श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था जब ये ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी। हस्बैंड और वाइफ इंग्लैंड जाते हैं। वाइफ इंग्लैंड में बीमार हो जाती है। वाइफ को खराब तबीयत की वजह से इंग्लैंड में ही रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन हस्बैंड को सिलोन वापस आना पड़ता है। दोनों के बीच में ये फैसला होता है कि वाइफ वही इंग्लैंड में रहेगी और हस्बैंड हर मंथ वाइफ को 30 पाउंड्स का हाउस कीपिंग अलाउंस मेंटेनेंस भेजेगा। कुछ महीने तक तो हस्बैंड 30 पाउंड्स भेजता रहता है, लेकिन बाद में दोनों के बीच डिफरेंसेस हो जाते हैं और हस्बैंड हाउस कीपिंग अलाउंस मेंटेनेंस देना बंद कर देता है। वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट केस फाइल कर देती है एरियर्स को रिकवर करने के लिए। कोर्ट इस केस को डिसमिस कर देता है और कहता है कि दो लोगों के बीच बहुत सारे अरेंजमेंट्स, बहुत सारे एग्रीमेंट्स बन सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि सारे जो अरेंजमेंट्स हैं ये सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बने। दोस्तों के बीच में या हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट करते समय दोनों के ही इंटेंशंस नहीं होते कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करें। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। फादर ने अपने सन को सीएस एग्जाम पास करने पर 5 लाख रुपीज देने का प्रॉमिस किया। एग्जाम पास करने के बाद बेटा पैसे क्लेम करता है। यहाँ बेटा रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट था। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने बी को इस शर्त पर माल बेचा कि उसे विद इन 30 डेज गुड्स की पेमेंट करनी होगी। यहाँ ए का इरादा बी के साथ लीगल रिलेशनशिप बनाने का था, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर बी ड्यू डेट पर पेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है तो ए उस पर यानी बी पर कोर्ट में केस कर सकता है। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। कॉन्ट्रैक्ट रिटन या ओरल हो सकता है। जहां तक लीगल इफेक्ट्स की बात है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट और ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट का रिटन कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ही इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन पार्टीज के इंटरेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होना चाहिए। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में किसी एग्रीमेंट को लीगली एनफोर्सेबल बनाने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करना पड़ता है, कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट रिटन कॉन्ट्रैक्ट के अलावा वैलिड नहीं है। इसका मतलब है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होना चाहिए। लेट्स लुक एट द रीजन बिहाइंड दिस रिक्वायरमेंट। अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ओरल है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तो एक्सपायर हो गया, अब कौन उसे प्रूव करेगा? कौन उसको साबित करने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाएगा? किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिटन में होने के अलावा रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत हो सकती है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले में कॉन्ट्रैक्ट्स का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। वैलिड होने के लिए, फॉर एग्जांपल इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में रजिस्ट्रेशन ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल सेल डीड, इज कंपलसरी। इसी तरह से अगर कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट रिटन में हो या फिर विटनेस की प्रेजेंस में किया जाना है या डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई लॉ है, ऐसी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग।
द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडेफिनेट। एग्रीमेंट की टर्म्स सर्टेन होनी चाहिए, वेग या इनडेफिनेट नहीं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। डी सी को गारमेंट्स बेचने के लिए एग्री करता है। किस टाइप का गारमेंट, किस क्वालिटी का, किस वैल्यू पर कुछ भी डिस्कस नहीं किया। एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि टर्म्स अनसर्टेन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए बी को 100 टन ऑयल बेचने के लिए एग्री करता है। किस तरह का ऑयल, किस लिए था, कुछ भी सर्टेन नहीं है। एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि टर्म्स अनसर्टेन है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। XYZ लिमिटेड ने मिस्टर ए को इनडेफिनेट ईयर्स के लिए लैंड लीज पर देने का एग्री किया। मतलब ये नहीं तय किया कि कितने साल के लिए लीज होगी। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है क्योंकि लैंड लीज की ड्यूरेशन और पीरियड को मेंशन नहीं किया गया है। लास्ट एलिमेंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एग्रीमेंट की टर्म्स परफॉर्म करने लायक होनी चाहिए। इम्पॉसिबल एक्ट करने का एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि ये शुरू से ही वॉइड है और इसे कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे ए मैजिक से ट्रेजर ढूंढने के लिए बी के साथ एग्री करता है, इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।